इस वीडियो में आप गैंगटॉक के टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानने वाले हैं। गैंगटॉक जाने से पहले इस YouTube ऑडियो बुक को जरूर सुनें। नाथुला दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक, हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन को जोड़ता है। समुद्र तल से 14,450 फीट ऊपर भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला देश के सबसे महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रों में से एक है। नाथु का अर्थ है सुनने वाले कान और ला का अर्थ है पास। नाथुला भारत और चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है और अपनी सुरम्य सुंदरता और सुंदर वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साल के अधिकांश हिस्सों में तापमान कम रहता है और गर्मियों के दौरान ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। घाटी में ट्रैकिंग और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए हर साल कई पर्यटक यहाँ आते हैं। गैंगटॉक से नाथुला तक के रास्ते में कई झरने हैं जो क्षेत्र को घेरे हुए खूबसूरत बर्फ की चोटियों को देखने का अवसर भी प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र हिमालयी वन्यजीवों जैसे तिब्बती गजेल, हिम तेंदुआ, याक, तिब्बती भेड़िए आदि का भी समर्थन करता है। नाथुला दर्रा में शानदार वन्यजीव श्रृंखला के अलावा वनस्पतियों की एक समृद्ध विविधता है। नाथुला में वनस्पति और जीव। वनस्पति। नाथुला के चारों ओर खड़ी वनस्पति के कारण वनस्पति इसके आधार पर उपोष्णकटिबंधीय जंगल से समशीतोष्ण क्षेत्र में, गीली और शुष्क अल्पाइन जलवायु में और अंत में वनस्पति से रहित ठंडे टुंड्रा रेगिस्तान में विकसित होती है। तिब्बती क्षेत्र में नाथुला दर्रे के आसपास के क्षेत्र में बिखरी झाड़ियों के अलावा बहुत कम या कोई वनस्पति नहीं है। हालांकि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो दूसरे क्षेत्र में उगाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की प्रमुख प्रजातियों में बोना रोडेंड्रोन और जूनिपर्स शामिल हैं। अन्य प्रजातियों में पोआ, मेकोनोप्सिस पेडुकुलरिस, प्रिमुला और एकोनटम शामिल हैं। कई देवदार, सेज और औषधीय जड़ी बूटियां भी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती हैं। जीव जंतु। नाथुला दर्रा विभिन्न जानवरों और पक्षियों का घर है जिनमें पश्मीना प्रकार की बकरियां, तिब्बती झुंड, याक और भेड़ शामिल हैं। इसमें तिब्बती गजेल, स्नो लेपर्ड, तिब्बती वुल्फ, तिब्बती स्नोकॉक, गोल्डन ईगल और रैवन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। मोनल्स और ब्लड तीतर जैसे तीतर भी पाए जाते हैं। नाथुला का इतिहास। पुराने रेशम मार्ग पर स्थित नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। 1959 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बती विद्रोह को दबाने के बाद इसे लगभग 4 दशकों तक सील कर दिया गया था। हालांकि जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में चीन का दौरा किया तो रणनीतिक मार्ग खोलने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। नाथुला दर्रा 2006 में फिर से खोला गया था और तब से यह एक आधिकारिक सीमा कार्मिक बैठक BPM बिंदु के रूप में कार्य करता है। चूंकि यह भारत और चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है, नाथुला दर्रे ने चीन भारत व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने महत्वपूर्ण बौद्ध और हिंदू तीर्थ स्थलों के बीच की दूरी को भी कम कर दिया है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और चीन के साथ सीमा संबंधों में सुधार हुआ है। भूगोल और जलवायु। नाथुला दर्रा सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से 54 किलोमीटर और तिब्बत की राजधानी लासा से 430 किलोमीटर दूर स्थित है। सर्दियों में भारी बर्फबारी से दर्रा अवरुद्ध हो जाता है। नाथुला दर्रे में मध्यम रूप से उथली, अत्यधिक जल निकासी वाली, पथरीली और मध्यम पथरीली सतह के साथ खड़ी ढलान पर दोमट मिट्टी है। इसमें कई डूब क्षेत्र हैं और इसके कुछ हिस्सों में भूस्खलन का खतरा है। नाथुला दर्रे में कोई मौसम विज्ञान केंद्र नहीं है। उस क्षेत्र में मौसम संबंधी आंकड़ों का व्यवस्थित माप उपलब्ध नहीं है। हालांकि उस क्षेत्र के आसपास हिमालय के ऊंचे हिस्से में गर्मियों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। भारतीय पक्ष में नाथुला दर्रे के नाजुक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार पर्यटकों के प्रवाह को नियंत्रित करती है और सड़कों का रखरखाव भारतीय सेना की एक शाखा सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। नाथुला दर्रे तक कैसे पहुँचे? वायु मार्ग। नाथुला का निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है और ये दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। वहां से आप गैंगटॉक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जो सड़क मार्ग द्वारा नाथुला से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग। निकटतम रेलवे स्टेशन जलपाईगुड़ी में है, जो गैंगटॉक से 98 किलोमीटर दूर है। गैंगटॉक पहुंचने के लिए आप यहां से टैक्सी ले सकते हैं। सड़क मार्ग। नाथुला गैंगटॉक से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। नाथुला पहुंचने के लिए आप गैंगटॉक से टैक्सी ले सकते हैं। नाथुला दर्रा का मौसम और यात्रा का सबसे अच्छा समय। सर्दियों के दौरान नाथुला दर्रा में भारी बर्फबारी होती है। इस क्षेत्र का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यदि आपको वास्तव में बर्फ पसंद है
तो आप सर्दियों में मोटे ऊनी कपड़ों के साथ नाथुला दर्रे की यात्रा कर सकते हैं। मई से मध्य नवंबर तक गर्मी का मौसम होता है, जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तसोंगो झील समुद्र तल से 12,400 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच स्थित तसोंगो झील भारत की कुछ ऊंचाई वाली झीलों में से एक है, जो गंगटोक नाथुला राजमार्ग पर स्थित है। चंगू झील के नाम से भी मशहूर, ये हर पर्यटक के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा है और एक अच्छे कारण से है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता। खड़ी बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरी और अल्पाइन जंगलों के चमकीले हरे कालीन के बीच आराम करते हुए तसोंगो झील की आकर्षक सुंदरता आपको आश्चर्यचकित कर देगी। झील का मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्राकृतिक आकर्षण स्थानीय लोगों के लिए इसके पौराणिक महत्व के साथ मिलकर निश्चित रूप से इसे सिक्किम का एक अवश्य देखने योग्य आकर्षण बनाता है। तसोंगो झील एक हिमाच्छादित झील है, जिसका पानी इसके चारों ओर के पहाड़ों की पिघलती बर्फ से आता है। ये हिमनदी झील अपने रंग बदलने वाले पानी के लिए प्रसिद्ध है। मानसून में एक चमकीली एक्वामरीन झील दिखाई देती है, जबकि सर्दियों में ये बर्फ के पारभासी आवरण में जम जाती है। जैसे ही मई के मध्य में गर्मियां आती हैं, इस झील की परिधि हजारों खिलने वाले फूलों से भर जाती है, जो पानी को जीवंत रंगों का एक गंगा प्रदान करते हैं। भूटिया भाषा में तसो का अर्थ है झील और एंगो का अर्थ है सिर, और अनिवार्य रूप से इसका अर्थ है पानी का स्रोत, जो भूटिया लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। सिक्किम वासियों द्वारा एक पवित्र झील मानी जाने वाली चांगू झील कई मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ी हुई है। वे कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए झील के रंग का विश्लेषण करते थे। तसोंगो झील की यात्रा से पहले अवश्य जान लें। तसोंगो झील परमिट तसोंगो झील एक प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित है और सभी आगंतुकों को परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अन्यथा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देती है। विदेशी नागरिकों को विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। ये परमिट ऑनलाइन प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं और आपको आधिकारिक तौर पर प्रमाणित ट्रैवल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों के पास जाना होगा, जो आपके लिए परमिट प्राप्त करेंगे। इन परमिटों को प्राप्त करने में एजेंट के शुल्क के अलावा कोई शुल्क या लागत नहीं है और आपको एक आईडी प्रमाण और 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जमा करनी होंगी। परमिट आने में 1 या 2 दिन लग जाते हैं। युक्तियाँ 1. झील की यात्रा करते समय जूते पहनना साथ रखना सुनिश्चित करें, क्योंकि यह बहुत फिसलन भरा होता है। झील के पास प्लास्टिक के जूते भी लगभग 50 रुपये में किराए पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा मोजे की एक अतिरिक्त जोड़ी भी ले जाएं। 2. सुबह के शुरुआती घंटों में झील पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि रास्ते में कुछ स्लाइड प्रवण क्षेत्र हैं और आप देर शाम के दौरान वहां फंसना नहीं चाहेंगे। तसोंगो झील का प्राकृतिक सौंदर्य तसोंगो झील की शानदार प्राकृतिक सुंदरता दूर दूर से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है और उन्हें और अधिक देखने के लिए उत्सुक रखती है, खासकर सर्दियों और गर्मियों के दौरान। जैसे ही वसंत ऋतु आती है, रोडोडेंड्रोन, प्रिमुलस, आइरिस और बहुरंगी पॉप्पीज इस अंडाकार आकार की ग्लेशियर झील की सीमाओं के साथ एक रंगीन और जीवंत रूपरेखा बनाते हैं। यहाँ कई विदेशी और औषधीय पौधे भी हैं जो गर्मियों में खिलते हैं। वर्ष के इस समय के दौरान चांगू झील का दृश्य निश्चित रूप से आपको प्रकृति की मनमोहक और अद्भुत रचनाओं से प्यार करने पर मजबूर कर देगा। सर्दियों के दौरान पूरी झील बर्फ की एक विशाल ट्रे में जम जाती है। इस झील की चमकदार सतह ऐसी चमकती है जैसे नर्म धूप के नीचे पाला चमकता है। रातसी बर्फ से ढके पहाड़ों के आधार पर ठोस रूप से जमी इस विशाल झील को देखना वास्तव में आंखों के लिए एक लुभावनी दावत है। तसोंगो झील पर खड़े होकर आप सिक्किम की राजधानी गंगटोक के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। कई दुर्लभ प्रवासी पक्षियों ने इस खूबसूरत झील को अपना मौसमी घर बना लिया है, जिनमें ब्राह्मणी बत्तख भी शामिल है। जब पश्चिम में असहनीय ठंड पड़ती है तो सैकड़ों ब्राह्मणी बत्तखें यहाँ झुंड में आ जाती हैं और इन कोमल जल में आराम महसूस करती हैं। तसोंगो झील की भव्य सुंदरता को निहारने और इसके सम्मोहक आकर्षण में खुद को खोने के अलावा कई चीजें हैं जो पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। कोई गहरी बर्फ में झील के किनारों पर ट्रैकिंग कर सकता है या रंग बिरंगे सजे हुए याक और खच्चरों पर झील की परिधि पर सवारी का आनंद ले सकता है। लगभग 200 मीटर दूर एक छोटा बाजार है जो पर्यटकों को याक पनीर, ट्रिंकेट और स्थानीय क्यूरियोस बेचता है। कुछ स्टॉल अत्यधिक ठंड होने पर आपकी मदद के लिए जैकेट, जूते और दस्ताने भी किराए पर देते हैं। यहाँ छोटे छोटे खोखे हैं जो चाय, कॉफी और स्थानीय व्यंजन स्नैक्स बेचते हैं। गर्म तिब्बती नूडल सूप निश्चित रूप से आपको अंदर से जीवंत और तरोताजा कर देगा और सर्दियों में कड़ाके की ठंड से निपटने में आपकी मदद करेगा। तसोंगो झील की किंवदंती तसोंगो झील मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में
बौद्ध भिक्षु केवल झील के रंग को देखकर भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। पानी का गहरा रंग गहरे या अधिक परेशानी वाले भविष्य का संकेत देता था। सिक्किम के आस्था चिकित्सक, जिन्हें झाखरिस के नाम से जाना जाता है, गुरु पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दौरान इस झील पर प्रार्थना करने और प्राचीन झील के पानी के उपचार गुणों से लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। तसोंगू झील का मौसम और यात्रा का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई के बीच। झील रोडोडेंड्रोन और ऑर्किड की लुभावनी चादर से ढकी रहती है। मौसम सुहावना है और न्यूनतम -1 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच है। अक्टूबर से दिसंबर तक आसमान साफ रहता है और आसपास का एक जीवंत और आबादित दृश्य प्रस्तुत करता है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जनवरी से मार्च तक पूरी चांगू झील जमी रहती है और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तसोंगू झील तक कैसे पहुँचें? किराए के लिए विशेष कारें उपलब्ध हैं जो गैंगटॉक से चांगू झील तक जाती हैं, जो जवाहरलाल नेहरू रोड पर स्थित है, जिसमें कुशल ड्राइवरों को इतनी ऊंचाई पर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे 7 सीटर वाहन को बुक करने पर आपको एक राउंड ट्रिप के लिए 4000 रुपये का खर्च आएगा। आप वाहन साझा करना चुन सकते हैं और प्रति व्यक्ति 450 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, जिससे शिशुओं, वरिष्ठ नागरिकों और हृदय या सांस संबंधी किसी भी समस्या वाले लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रुमटेक मठ। रुमटेक मठ सिक्किम के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मठों में से एक है, जो गैंगटॉक से 30 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मूल रूप से इसे धर्म चक्र केंद्र कहा जाता है। ये बौद्धों के कर्ग्यू संप्रदाय से संबंधित है, जिनकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में तिब्बत में हुई थी। मठ के चारों ओर हरे भरे पहाड़ हैं और इस प्रकार यह आध्यात्मिक सांत्वना का केंद्र बिंदु होने के अलावा एक दृश्य उपचार के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा आकर्षक मठ की वास्तुकला दुनिया में बेहतरीन में से एक है। गौरवशाली रुमटेक मठ में एक सुंदर मंदिर और भिक्षुओं के लिए एक मठ है, जिसकी स्थापना दुनिया भर में बौद्ध शिक्षाओं को फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। इस भव्य संरचना के चारों ओर एक पैदल मार्ग है, जिस पर भिक्षु, तीर्थयात्री और आगंतुक कोरा मठ का एक चक्कर करते हैं। शानदार रुमटेक मठ में एक सुनहरा स्तूप और कई अन्य मूर्तियां संरक्षित हैं जो 16वें करमापा की थीं। परंपरागत रूप से ये भी माना जाता है कि स्वर्ण स्तूप का निर्माण महामहिम 16वें ग्यालवा करमापा रंगजन रिक्पे दोरजे के पुनर्जन्म की बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। ये सिक्किम में सबसे अधिक मांग वाली जगहों में से एक है और सिक्किम आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए यह एक अद्भुत दृश्य है। ये दुनिया के कुछ अद्वितीय धार्मिक ग्रंथों को संग्रहित करने के अलावा कई अनोखी वस्तुओं के भंडारगृह के रूप में भी कार्य करता है। आश्चर्यजनक मठ के अंदर विशाल प्रार्थना कक्ष देखने लायक जगह है, जो शानदार भित्ति चित्रों, मूर्तियों और थंखाओं से सजाया गया है। रुमटेक मठ की वास्तुकला। रुमटेक मठ एक 3 मंजिला इमारत है जिसमें भित्तिचित्रों और थानका के रूप में कुछ दुर्लभ बौद्ध धार्मिक कलाकृतियां मौजूद हैं। भूतल में एक बड़ा प्रार्थना कक्ष है जिसमें विशाल हाथ से चित्रित और जटिल भित्ति चित्र, मूर्तियां, रेशम पेंटिंग और थानका रखे हुए हैं। मठ के शीर्ष स्तर पर एक छत और एक छोटा स्तूप है। मुख्य भवन में एक मंदिर है जिसे पारंपरिक रूप से धार्मिक ग्रंथों से सजाया गया है। रुमटेक मठ। रुमटेक मठ स्रोत के बाहर और अंदर जटिल भित्तिचित्र और भित्तिचित्र। रुमटेक मठ की मुख्य संरचना तिब्बती मठों के पारंपरिक डिजाइन के अनुसार बनाई गई है। मुख्य मठ भवन के सामने एक बड़ा प्रांगण है जिसमें भिक्षुओं के रहने का स्थान है। मठ में विरुदका, विरूपाक्ष, धृतराष्ट्र और वैश्रवन की मूर्तियां स्थापित हैं जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का संरक्षक माना जाता था। मठ के बाहर आप एक सीढ़ी देख सकते हैं जो आपको नालंदा उच्च बौद्ध अध्ययन संस्थान तक ले जाएगी। संस्थान के सामने एक इमारत है जिसमें शुद्ध सोने से बना 16वें करमापा का स्वर्ण स्तूप है। कुछ मीटर की दूरी पर कई विदेशी पक्षियों वाला पक्षी विहार है। यदि आप आधा किलोमीटर तक चढ़ाई करते हैं तो आप भिक्षुओं के लिए आश्रम स्थल पा सकते हैं जहां वे 3 साल तक पूर्ण एकांत में ध्यान करते हैं। रुमटेक मठ प्रांगण। रुमटेक मठ स्रोत के बाहर का प्रांगण। कोरा। तिब्बती में कोरा को क्रांति या परिक्रमा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी चीज के चारों ओर घूमना। यह उन समारोहों और अनुष्ठानों से निकटता से जुड़ा हुआ है जो एक तीर्थयात्रा का गठन करते हैं। कोरा को मृत लोगों के लिए पुण्य प्राप्त करने और लोगों की समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने के एक तरीके के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार यह आगंतुकों और निवासियों को स्तूप पथ के साथ रुमटेक मठ की परिक्रमा, कोरा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है।
कोरा को 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है और पवित्र स्तूप तक जाने वाले मार्ग की ओर जाने वाला पूरा परिसर भी कवर किया गया है। मठ से सुंदर अवशेष की ओर जाने वाला रास्ता रुमटेक मठ में आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक अद्भुत दृश्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मार्ग स्वयं सुंदर प्रार्थना झंडों से सुसज्जित है, जिनके रंग 5 तत्वों का प्रतीक है, अर्थात नीला लोहे के लिए, सफेद पानी के लिए, लाल अग्नि के लिए, पीला पृथ्वी के लिए और हरा लकड़ी के लिए। कुछ मृत लोगों के लिए पुण्य संचय करने की प्रार्थनाओं के साथ मुद्रित होते हैं, अन्य सभी जीवित प्राणियों के लिए समृद्धि और कल्याण बढ़ाने के लिए सामान्य प्रार्थनाओं के साथ मुद्रित होते हैं। रुमटेक मठ तक कैसे पहुँचें? रुमटेक मठ तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक तरीका गैंगटॉक से निजी वाहन लेना है। हालांकि आप साझा वाहन लेने का अधिक किफ़ायती विकल्प भी चुन सकते हैं। गैंगटॉक टैक्सी जीप सर्विस स्टैंड से एक साझा टैक्सी किराए पर ली जा सकती है, जो NH3 पर होटल हंग्री जैक के पास स्थित है। ये सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहता है। वैकल्पिक रूप से आप गैंगटॉक से रुमटेक तक नियमित रूप से चलने वाली बस पर भी चढ़ सकते हैं। बसें और टैक्सियां आपको मठ के नीचे एक बिंदु पर छोड़ देंगी, जहां से रुमटेक मठ के मुख्य द्वार तक काफी लंबी और खड़ी चढ़ाई है। रुमटेक मठ का इतिहास और महत्व। रुमटेक मठ, जिसे रुमटेक धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है, मूल रूप से 1700 के दशक के मध्य में 12वें करमापा चांगचुप दोरजे के मार्गदर्शन में बनाया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1959 में सिक्किम में परम पावन रंगजन रिगपे दोरजे 16वें ग्यालवा करमापा द्वारा की गई थी। ये काग्यू शिक्षाओं के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र है, जिसकी शुरुआत प्रथम करमापा दुसुम खेपा ने की थी। उन्होंने अपने जीवन के 4 साल ध्यान करने और आंतरिक शांति पाने में बिताए। उसके बाद उन्हें काग्यू परंपरा में पूर्ण प्रसारण प्राप्त हुआ, जिसे द ग्रेट सील के नाम से जाना जाता है। करमापा के वंश द्वारा एकत्र किया गया गहन ज्ञान और बुद्धिमत्ता पीढ़ियों से चली आ रही है और शांति और सद्भाव की भावना का भी प्रचार किया गया है। करमापा के विभिन्न अवतार, प्रार्थनाएं और घटनाएं। रुमटेक मठ में विभिन्न कार्यक्रम और प्रार्थनाएं मनाई जाती हैं। प्रत्येक घटना का पालन करने का एक अलग दृष्टिकोण होता है, जो अपने तरीके से अद्वितीय होता है। लोसर, तिब्बती नव वर्ष, जिसे लोसर के नाम से जाना जाता है, एक त्योहार है जो सिक्किम में धूमधाम से मनाया जाता है। ये कार्यक्रम फरवरी के महीने में 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध, गुरु पद्मसंभव और ग्यालवा करमापा के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा की जाती है, और इसे उन किसानों के लिए एक आरामदायक मौसम के रूप में भी मनाया जाता है जिन्होंने कटाई का मौसम पूरा कर लिया है। गोबर पूजा, ये रुमटेक मठ में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण पूजाओं में से एक है। ये चौथे चंद्रमाह यानी अप्रैल मई में आयोजित किया जाता है। इस दिन चौथे चंद्र तिब्बती महीने के दौरान भिक्षु समुदाय द्वारा 1 करोड़ मंत्रों का जाप किया जाता है। ये पूजा कई दिनों तक चलती है और विश्व शांति और खुशी को समर्पित है, जहां भगवान बुद्ध के उपदेश दिए जाते हैं। परम पावन का जन्मदिन 17वीं ग्यालवा करमापा ओगेन त्रिनले दोरजे का जन्मदिन 26 जून को मनाया जाता है, जिसमें एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसके बाद आम समुदाय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य और लोकगीत गाए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन रिट्रीट, मठ में भिक्षु हर साल के छठे चंद्र महीने में 45 दिनों के लिए एकांतवास करते हैं, जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त होता है। वे सोजोग जैसे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, दोषों की स्वीकारोक्ति और प्रतिज्ञाओं का नवीकरण जो हर 2 महीने में होता है, नियमों और विनियमों का पालन करते हैं और मठ के चिन्हित क्षेत्र से आगे नहीं जाने का वादा करते हैं। रिट्रीट का समापन गाक्य के साथ होता है, जहां सभी प्रतिबंध भी हटा दिए जाते हैं। गुट, लोसर शुरू होने से 2 दिन पहले यानी फरवरी महीने में रुमटेक मठ में गुटोरचाम नृत्य मनाया जाता है। हर साल के अंत में भिक्षु लोसर से पहले 1 सप्ताह तक चलने वाली महाकाल पूजा करते हैं। यह एक मुखौटा लामा नृत्य है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है और भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, और इस अनुष्ठान का एकमात्र उद्देश्य दुनिया में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। एंजी रोड, गैंगटॉक। एंजी रोड गैंगटॉक का दिल है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। यह इस खूबसूरत राज्य की राजधानी का केंद्रीय खरीदारी केंद्र है, जिसके दोनों ओर विभिन्न दुकानें, रेस्तरां और होटल हैं। एंजी रोड एक खुला मॉल या बुलेवार्ड स्क्वायर है, जिसे व्यापक रूप से शहर का केंद्र माना जाता है, और यह पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा खरीदारी स्थल है। यह इत्मीनान से टहलने या बस बेंचों पर बैठने और उदार माहौल का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर सबसे पहली चीज जिस पर ध्यान जाता है वह है साफ सफाई। हर जगह बोर्ड लगे हैं जिन पर लिखा है, एंजी मार्ग, थूक और कूड़ा मुक्त क्षेत्र में आपका स्वागत है। पूरा क्षेत्र धुएं, कूड़े और वाहन यातायात से मुक्त है। ये केवल पैदल यात्रियों के लिए क्षेत्र है,
और वाहनों को अनुमति नहीं है। सरकार की हरित पहल के अनुरूप गैंगटॉक में एमजी रोड के दोनों ओर की इमारतों को हरे रंग से रंगा गया है। ये स्थान गैंगटॉक फूड एंड कल्चर फेस्टिवल के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हर साल दिसंबर में आयोजित होने वाला एक असाधारण उत्सव है और इसमें देश भर से शौकीनों की भीड़ उमड़ती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एमजी रोड को देखती है, जिसमें भूटिया सरदार खेबुमसा, लेप्चा नेता थेटोंगटेक और उनकी पत्नी नगोकोंग एनजीओएल की मूर्तियां शामिल हैं। ये प्रतिमा शांति, प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देती है। लगभग मध्य में महात्मा गांधी की एक भव्य प्रतिमा है। अन्य आकर्षक चीजें विक्टोरियन लैंप और रास्ते में विभिन्न बेंच हैं। गैंगटॉक की एमजी रोड अंधेरे के बाद जब रोशनी जलती है तो आश्चर्यजनक दिखती है, जिससे यह इस विचित्र पहाड़ी शहर में काफी भीड़ भाड़ वाली जगह बन जाती है। गैंगटॉक फूड एंड कल्चर फेस्टिवल। गैंगटॉक फूड एंड कल्चर फेस्टिवल सिक्किम पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित गैंगटॉक वार्षिक खाद्य और संस्कृति महोत्सव हर साल दिसंबर में आयोजित किया जाता है। ये त्योहार गैंगटॉक की जीवंत संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन को बढ़ावा देता है, जहां पारंपरिक व्यंजनों को प्रस्तुत किया जाता है और दूर दूर से आने वाले आगंतुकों के मनोरंजन के लिए संगीत और नृत्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। खाने पीने के शौकीनों को आकर्षित करने के लिए एमजी रोड स्थित टाइटैनिक पार्क में कई तरह के फूड स्टॉल लगाए गए हैं। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के सामने एक विशाल सेटअप बनाया गया है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उत्सव का पहला दिन एक कार्निवल से जगमगाता है, जो पूरे शहर में घूमता है। 2. एमजी रोड पर रेस्तरां और बार। एमजी रोड पर रेस्तरां और बार। जबकि एमजी रोड पर कई रेस्तरां और भोजनालय हैं, सबसे लोकप्रिय है द रोल हाउस। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट रोल के लिए जाना जाता है। बेकर्स कैफे अपनी पेस्ट्री, कॉफी, मोमोज और पैटीज के लिए जाना जाता है। PUB 25 परिवार एक शुद्ध शाकाहारी भोजन और रसोई के लिए बढ़िया स्थान। अग्रवाल्स फूड मिल्कशेक या नरम आइसक्रीम के साथ मुंह में पानी ला देने वाले गोलगप्पे खाने के लिए एक अद्भुत जगह है। 3. एमजी रोड शॉपिंग। एमजी रोड शॉपिंग मुख्य शॉपिंग हब होने के नाते एमजी रोड में आपके शॉपिंग शौकीनों के लिए बहुत कुछ है। हर चीज तिब्बती से लेकर पारंपरिक सिक्किमी चाय के कप तक, आपको पसंद के बारे में पता नहीं चलेगा। तिब्बती शैली में थानका और अनोखी चौकसी टेबल डिजाइन काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ बड़ी संख्या में कपड़े, जूते, स्मृति चिन्ह, ट्रिंकेट आदि बेचने वाली दुकानें हैं। गैंगटॉक में एमजी रोड पर खरीदारी करते समय सिक्किमी कप एक प्रमुख आकर्षण है। ये कप विभिन्न रंगों में आते हैं और इन पर अद्वितीय और आकर्षक पारंपरिक सिक्किमी डिजाइन मुद्रित होते हैं। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी अपनी तरह के बहुत कम संस्थानों में से एक, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी सदियों पुरानी तिब्बती बौद्ध संस्कृति और उसके इतिहास का निवास स्थान है। NIT देश के गौरवशाली अतीत, धर्म और इसकी बहुमूल्य संस्कृति को अत्यंत समर्पण के साथ संरक्षित करता है और यह संग्रहालय और पुस्तकालय में उत्कृष्ट संग्रह में दिखता है, जो यहाँ के मुख्य आकर्षण है। एशियाई संस्कृति और बौद्ध अध्ययन के अनुयायियों के लिए इसकी भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, अपने शांत और शांत आकर्षण के साथ ये पर्यटकों के लिए भी एक स्वर्ग है, खासकर कभी कभार इतिहास उत्साही लोगों के लिए। अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, लेकिन आप तकनीक से कुछ समय निकाल सकते हैं और अपनी आंखों के लेंस से वह सब कुछ ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। मुख्य रूप से तिब्बती और बौद्ध संस्कृति के अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक स्थान होने के बावजूद, नामग्याल संस्थान गैंगटॉक में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में उभरा है। ये तिब्बती इतिहास, कला, साहित्य, वास्तुकला, धर्म, दर्शन और उससे जुड़ी हर चीज के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण को बढ़ावा देता है और उसका समर्थन करता है। स्वयं महान दलाई लामा द्वारा रखी गई आधारशिला के साथ, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी तिब्बती कला और साहित्य के संरक्षण और प्रचार के अग्रदूतों में से एक है। हरे भरे प्रकृति की गोद के बीच तिब्बती स्थापत्य शैली में निर्मित अग्रभाग अपने ऊंचे सुनहरे टावरों, आकर्षक और महत्वपूर्ण भित्तिचित्रों और रंगीन भित्तिचित्रों के साथ शानदार ढंग से उभरता है। संग्रहालय और पुस्तकालय में उत्कृष्ट और अच्छी तरह से संरक्षित टुकड़े, मूर्तियां, पांडुलिपियां, कलाकृतियां, दुर्लभ साहित्यिक कृतियां और विश्वकोश, अवशेष और अवशेष सभी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अतीत की बात करते हैं और अकादमिक रूप से समृद्ध NIT को धन्यवाद। भविष्य अवलोकन। गैंगटॉक पैकेज। गैंगटॉक में होटल, तस्वीरें, गैंगटॉक पर्यटन, गैंगटॉक में घूमने की जगहें, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गैंगटॉक सिक्किम। #6 गैंगटॉक में करने लायक चीजों के बीच गैंगटॉक PDF गाइड प्राप्त करें। 4 3/5 75 वोट। दर 9,700 रुपये से शुरू। मौसम 26 डिग्री से। लेबल अवश्य जाएं। टैग मील का पत्थर। समय
सोमवार शनिवार सुबह 10 बजे शाम 4 बजे रविवार दूसरे शनिवार और सरकारी छुट्टियों पर बंद। प्रवेश शुल्क 10 भारतीय रुपये। योजना बनाना, अपना प्रश्न पूछें। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गैंगटॉक अवलोकन। अपनी तरह के बहुत कम संस्थानों में से एक, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी सदियों पुरानी तिब्बती बौद्ध संस्कृति और उसके इतिहास का निवास स्थान है। एनआईटी देश के गौरवशाली अतीत, धर्म और इसकी बहुमूल्य संस्कृति को अत्यंत समर्पण के साथ संरक्षित करता है और यह संग्रहालय और पुस्तकालय में उत्कृष्ट संग्रह में दिखता है जो यहाँ के मुख्य आकर्षण है। एशियाई संस्कृति और बौद्ध अध्ययन के अनुयायियों के लिए इसकी भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, अपने शांत और शांत आकर्षण के साथ ये पर्यटकों के लिए भी एक स्वर्ग है, खासकर कभी कभार इतिहास उत्साही लोगों के लिए। अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, लेकिन आप तकनीक से कुछ समय निकाल सकते हैं और अपनी आंखों के लेंस से वह सब कुछ ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। मुख्य रूप से तिब्बती और बौद्ध संस्कृति के अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक स्थान होने के बावजूद नामग्याल संस्थान गैंगटॉक में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में उभरा है। ये तिब्बती इतिहास, कला, साहित्य, वास्तुकला, धर्म, दर्शन और उससे जुड़ी हर चीज के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण को बढ़ावा देता है और उसका समर्थन करता है। स्वयं महान दलाई लामा द्वारा रखी गई आधारशिला के साथ नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी तिब्बती कला और साहित्य के संरक्षण और प्रचार के अग्रदूतों में से एक है। हरे भरे प्रकृति की गोद के बीच तिब्बती स्थापत्य शैली में निर्मित अग्रभाग अपने ऊंचे सुनहरे टावरों, आकर्षक और महत्वपूर्ण भित्तिचित्रों और रंगीन भित्तिचित्रों के साथ शानदार ढंग से उभरता है। संग्रहालय और पुस्तकालय में उत्कृष्ट और अच्छी तरह से संरक्षित टुकड़े, मूर्तियां, पांडुलिपियां, कलाकृतियां, दुर्लभ साहित्यिक कृतियां और विश्वकोश, अवशेष और अवशेष सभी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अतीत की बात करते हैं और अकादमिक रूप से समृद्ध एनआईटी को धन्यवाद। भविष्य। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी जाने से पहले अवश्य जान लें। भ्रमण के लिए सुझाव: 1. संग्रहालय में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार दें। 2. संग्रहालय के अंदर फोटोग्राफी सख्त वर्जित है। 3. नामग्याल इंस्टीट्यूट बिल्डिंग के सामने एक आरामदायक कैफे है जो वास्तव में गैंगटॉक में एमजी रोड के बेकर कैफे की एक शाखा है। ये गर्मागर्म चाय और कॉफी और विभिन्न प्रकार के स्नैक्स परोसता है। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी की मुख्य विशेषताएं: 1. नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में संग्रहालय। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में संग्रहालय। एनआईटी का संग्रहालय मुख्य भवन में भूतल पर अलंकृत टावरों और भित्तिचित्रों से ढके अग्रभागों के बीच स्थित है। संग्रहालय में कालातीत और अमूल्य तिब्बती और बौद्ध कलाकृतियों का एक दुर्लभ संग्रह है, जिसमें मूर्तियों, अनुष्ठानिक वस्तुओं, पारंपरिक कला के टुकड़े, थंगता कपड़ों के टुकड़ों पर बौद्ध पेंटिंग से लेकर संस्कृत, चीनी, तिब्बती और में लिखी गई कई प्राचीन पांडुलिपियां शामिल हैं। लेप्चा सभी को आगंतुकों के लिए प्रदर्शन पर रखा गया है। ये लिपियां वर्षों से दुनिया भर से एकत्र की गई हैं। 2. नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में पुस्तकालय। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में पुस्तकालय। एनआईटी की लाइब्रेरी तिब्बती और बौद्ध इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, संस्कृति की कुछ महानतम और दुर्लभ साहित्यिक कृतियों से भरी हुई है और इसमें इनसे संबंधित पत्रिकाएं भी मौजूद हैं। इसमें 60,000 से अधिक खंड हैं जिनमें बौद्ध शिक्षाओं के कई अनुवादित संस्करण, शोध पत्र और बौद्ध अध्ययन पर शिक्षाविदों और विद्वानों द्वारा वर्षों से लिखे गए लेख शामिल हैं। पुस्तकालय में जायोग्राफ भी हैं, जो चीनी और तिब्बती संस्कृति के विशिष्ट हैं, जो लकड़ी की प्लेटों के अलावा और कुछ नहीं है, जिन पर प्रतिलेख लिखे और उल्टे उभरे हुए हैं। 3. नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में स्मारिका खरीदारी। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में स्मारिका खरीदारी। इतने सारे इतिहास और ज्ञान से समृद्ध ऐसी शांत जगह की यात्रा अधूरी होगी यदि आप एक स्मारिका वापस नहीं ले जा सकते। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नामग्याल इंस्टीट्यूट की इमारत के ठीक सामने अस्ता मंगला आर्ट नाम की एक छोटी सी क्यूरियो कम स्मारिका की दुकान है। दुकान ट्रिनकेट, उपहार वस्तुओं, पारंपरिक सिक्किमी कला के टुकड़ों और कपड़ों की वस्तुओं, अलंकृत शोपीस और चांदी के बर्तनों से भरी हुई है। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का इतिहास। तिब्बती इतिहास के पथ प्रदर्शक की अपनी एक महत्वपूर्ण नींव है। जिस भूमि पर नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी स्थित है, वह दिवंगत राजा सिक्किम में चोग्याल सरताशी नामग्याल द्वारा दान की गई थी, जिनके नाम पर संस्थान का नाम रखा गया है। संस्थान की आधारशिला 10 फरवरी 1957 को बौद्ध धार्मिक पदानुक्रम के नेता 14वें दलाई लामा द्वारा रखी गई थी,
और एक और सम्मानित व्यक्तित्व, भारत के पहले और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक 1.5 साल बाद 10 अक्टूबर 1958 को प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। तब से नामग्याल संस्थान की संरचना में बदलाव आया है। 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खोला गया और इसे अपना अनुसंधान विंग भी मिला। हाल ही में 2008 में सिक्किम के राज्यपाल ने संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के एक भाग के रूप में कुछ नए अतिरिक्त सम्मेलन कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष और स्टूडियो के उद्घाटन की अध्यक्षता की। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी तक कैसे पहुंचे? गैंगटॉक में ठहरने वाले किसी भी पर्यटक के लिए ये संस्थान केवल 15-20 मिनट की ड्राइव की दूरी पर है। मध्य गैंगटॉक के केंद्र से केवल 2 किलोमीटर दूर आप आसानी से कैब ले सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी भी शहर के लगभग सभी पैकेज टूर में शामिल है। संस्थान देवराली बाजार रोपवे स्टेशन और देवराली टैक्सी स्टैंड से केवल 6 मिनट की पैदल दूरी पर है। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में कलाकृतियाँ, कई अन्य दुर्लभ कृतियों में 135 खंड का एनसाइक्लोपीडिया तिब्बतिका भी है। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी लाइब्रेरी सभी आगंतुकों के लिए खुली है, लेकिन किसी को भी घर पर किताबें किराए पर लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह एक संदर्भ पुस्तकालय है। इसका मुख्य कारण साहित्य के सभी दुर्लभ और सदियों पुराने टुकड़ों के लिए सुरक्षा कारण है। हालांकि यदि आप अकादमिक या रचनात्मक उद्देश्यों के लिए जा रहे हैं तो आप वाचनालय में नोट्स ले सकते हैं और उनमें से कई की फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन सभी की नहीं। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी संग्रहालय में कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। 2 अशोक मिशनरियों के अवशेषों वाला एक ताबूत और बौद्ध इतिहास के 5 महापुरुषों को चित्रित करने वाली चंदन की छवियां, गुरु रिनपोछे, तिब्बत में वज्रयान बौद्ध धर्म लाने वाले 3 संस्थापक लामा सिक्किम और राजा फुनसुक नामग्याल सिक्किम के पहले राजा। पूरे प्रदर्शन का शोस्टॉपर माजुश्री की शानदार चांदी की छवि है। बोधिसत्व या प्रबुद्ध भगवान बुद्ध को प्रामाणिक सिक्किमी कलात्मकता में चित्रित किया गया है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी राजसी कंचनजंगा, जिसे कंचनजंगा भी कहा जाता है, सबसे आश्चर्यजनक पहाड़ों में से एक है। नेपाल, सिक्किम और तिब्बत से घिरे माउंट कंचनजंगा पर पहली बार 1955 में चढ़ाई की गई थी, लेकिन तब से इसे पवित्र घोषित कर दिया गया है। कंचनजंगा एक तिब्बती नाम है जिसका अर्थ है उच्च बर्फ के 5 खजाने। खजाने भगवान के 5 भंडारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र पुस्तकें। कंचनजंगा और उसके आसपास बहुत सारे ट्रैकिंग मार्ग हैं जो आपको जंगली जंगलों और शांत ग्रामीण इलाकों में ले जाएंगे। दार्जिलिंग के पास कंचनजंगा पर्वत दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी चोटी की ऊंचाई 8,586 मीटर है। सिक्किम के किरात धर्म में इस पर्वत को बहुत पवित्र माना जाता है और स्थानीय लिम्बू भाषा में इसे सेवालुंगमा भी कहा जाता है। कंचनजंगा की 5 चोटियों में से 4 को दार्जिलिंग और गैंगटॉक के कई बिंदुओं से देखा जा सकता है। दार्जिलिंग के कई बिंदुओं में से जहां से आप शिखर का शानदार दृश्य देख सकते हैं, टाइगर हिल सर्वश्रेष्ठ में से एक है। यदि आप गैंगटॉक में हैं तो सिक्किम में गोयचाला ट्रैक रेंज तक ट्रैकिंग के लिए मानक आधार शिविर है। कंचनजंगा की यात्रा से पहले अवश्य जान लें कंचनजंगा ट्रैक की जानकारी। बेस कैंप, युकसोम। कठिनाई, कठिन ढाल, निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा, निकटतम रेल हेड 150 किलोमीटर। क्षेत्र सिक्किम हिमालय, सिक्किम। बर्फ, सर्दियों के महीनों के दौरान पाक में भारी बर्फबारी होती है जिससे चारों ओर सब कुछ रहस्य और जादू से भर जाता है। मई से भारी बारिश भी शुरू हो जाती है और अक्टूबर के मध्य तक रुक रुक कर जारी रहती है। ट्रैक का प्रारंभिक बिंदु युकसोम। कंचनजंगा हाइलाइट्स। 1. कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित और कंचनजंगा चोटी और ज़ैमो ग्लेशियर से घिरा ये राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नवीनतम शामिल है। 850 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला यह अकेले पक्षियों की 550 प्रजातियों के साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानवर हैं हिम तेंदुआ, हिमालयी तहर, कस्तूरी मृग, हिमालयी काला भालू, तिब्बती जंगली गधा, जंगली कुत्ता, हिमालयी नीली भेड़, सिवेट, सिरो, स्लॉथ भालू, गोराल, लाल पांडा, ताकिन और रसेल वाइपर जैसे सांप। 2. कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक। कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक। कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक सबसे रोमांचक ट्रैक है क्योंकि यह भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाओं में फैली 8,586 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है।
ये घाटियों और परिदृश्यों का आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है जहां आपको प्रकृति का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलेगा। ये रास्ता दार्जिलिंग से शुरू होता है, जहां से आप योक्सान, बखिम, फेदांग, देजोगरी, बिखबारी से चौरीखांग और रथोंग ग्लेशियर तक चलेंगे। पर्वत श्रृंखलाओं के मनोरम दृश्यों को देखने और हरे भरे घने जंगलों, विविध वनस्पतियों और जीवों, आदिवासी गांवों और चरने वाली आग से गुजरने के लिए ये ट्रैक एक वास्तविक साहसिक कार्य है। कंचनजंगा का इतिहास। कंचनजंगा के इतिहास में लिखा है कि 1852 तक कंचनजंगा को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। 1849 में भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के बाद माउंट एवरेस्ट को विभिन्न रीडिंग और माप के आधार पर सबसे ऊंचा पर्वत घोषित किया गया था। कंचनजंगा को आधिकारिक तौर पर 1856 में तीसरे स्थान पर ले जाया गया था। स्थानीय लोग इस पर्वत को एक पवित्र स्थान, देवताओं का निवास मानते हैं और यहाँ तक कि मानते हैं कि एक यतिक हिमालयी दानव, जिसे नीग्यूट कहा जाता है, अभी भी इसकी ढलानों पर घूमता है। ये पर्वत 2000 से पर्वतारोहियों के लिए प्रतिबंधित है। कंचनजंगा की व्युत्पत्ति। कंचनजंगा और कंचनजंगा सहित कई वैकल्पिक वर्तनी हैं। हालांकि कंचनजंगा आधिकारिक तौर पर अपनाई गई वर्तनी है। स्थानीय नाम कांचनजंगा का अर्थ है ऊंची बर्फ के 5 खजाने, जो इसकी 5 चोटियों को संदर्भित करता है। लिम्बू भाषा में इसका नाम सेंजेलुंगमा या सेसिलुंगमा है, क्योंकि इसे देवी युमा सम्मन का निवास स्थान माना जाता है। तिब्बत में इसे गंगचेदसोंगा के नाम से जाना जाता है। घूमने का सबसे अच्छा समय। कंचनजंगा चोटी की यात्रा के लिए दिसंबर से जनवरी का समय सबसे अच्छा है। संरक्षित क्षेत्र। कंचनजंगा परिसर में 3 अलग अलग पारिस्थितिक क्षेत्र शामिल हैं: पूर्वी हिमालयी चौड़ी पत्ती वाले और शंकुधारी वन, पूर्वी हिमालयी अल्पाइन झाड़ी और घास के मैदान, और तराई दुआर सवाना और घास के मैदान। कंचनजंगा परिदृश्य सीमा भूटान, चीन, भारत और नेपाल द्वारा साझा की जाती है और इसमें कुल 6032 किलोमीटर वर्ग के 14 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। कई महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियां जैसे रोडोडेंड्रोन, ऑर्किड और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे हिम तेंदुआ, एशियाई काला भालू, लाल पांडा आदि। कंचनजंगा दानव। कंचनजंगा के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी देवता का घर माना जाता है, जिन्हें जोनगा या कंचनजंगा दानव कहा जाता है, जो एक प्रकार का यति या राक्षस है। 1925 में एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक अभियान ने एक 2 पैरों वाले प्राणी को देखा और जब उन्होंने स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसे कंचनजंगा दानव कहा। भूगोल। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है, जिसकी 5 मुख्य चोटियों में से 3 सीधे सीमा पर हैं और शेष 2 नेपाल के ताप्लेजुंग जिले में हैं। 5 चोटियां हैं: कंचनजंगा मुख्य, कंचनजंगा पश्चिम, कंचनजंगा मध्य, कंचनजंगा दक्षिण और कांगबाचेन। कंचनजंगा मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़े बेसिन में से एक है। हिमालय का कंचनजंगा हिमाल खंड नेपाल और भारत दोनों में स्थित है, जिसमें 7000 मीटर से अधिक ऊंची 16 चोटियां हैं। इस खंड में 120 ग्लेशियर हैं, जिनमें से 4 मुख्य ग्लेशियर जमो, तालुंग, यालुंग और कांगचेन शिखर से निकलते हैं, जो तीस्ता, अरुण और कोसी जैसी विभिन्न नदियों में गिरते हैं। यद्यपि यह चोटी स्थलाकृतिक प्रमुखता के आधार पर 29वें स्थान पर है, यह एवरेस्ट के बाद चौथी सबसे प्रमुख चोटी है। कंचनजंगा कैसे पहुंचे? रेल मार्ग। न्यू जलपाईगुड़ी लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित युकसोम के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है। सड़क मार्ग। युकसोम, गोईचाला का आधार शिविर, सिलीगुड़ी सहित कई प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये लगभग 140 किलोमीटर दूर है और सिक्किम के साथ साथ इसकी राजधानी गैंगटॉक के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।